हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आने वाली है वो है 2715। ये परमानेंट टीचर की वैकेंसी है और अभी वेस्ट बंगाल ने रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए हैं, नियमावली बना दी है और अब नोटिफिकेशन आने का वेट है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट रूल बने हैं वेस्ट बंगाल में उसके ऊपर कि उसमें कौन कौन एलिजिबल होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या सभी स्टेट्स के कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे कि उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसके साथ एज क्राइटेरिया क्या रखा है और क्या सीटेट पास वालों को भी कंसीडर किया जाएगा। तो सभी चीज़ों पे हम एक के बाद एक बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल गजट है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है और ये पब्लिश हुआ है मंगलवार 18 मार्च 2025 को। तो यहाँ पे बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सरकारी कोषागार आदि द्वारा आदेश और अधिसूचनाएं पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, विकास भवन, सोल्ट लेक, कोलकाता की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो संख्या है ये ऑर्डर नंबर है जो कि दिनांक 18 मार्च 2025, जबकि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक अधिनियम 1973 और 1973 की धारा 60 की उपधारा 1 के खंड के के साथ पठित धारा 106 की उपधारा 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत मसौदा नियम धारा 106 की उपधारा 1 की अपेक्षा के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 28/6/2024 द्वारा जारी किए गए और कोलकाता राजपत्र असाधारण भाग 1 में 28 जून 2024 को प्रकाशित किए गए, जिसमें उनसे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए और चूंकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया और उसके बाद ये नियम इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो नाम होगा वो इस नियम को पश्चिम बंगाल प्राथमिक विद्यालय विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती नियम 2025 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे और यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना। आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद पद का नाम देख सकते हो, पद का नाम प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षा अध्यापक होगा। ये सीधी भर्ती होगी, कोई प्रमोशन बेस नहीं है ये। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि जो अर्हताएं हैं वो क्या क्या होंगी। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑल इंडिया लेवल पे है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल से ही होना चाहिए। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन जमा करने की तिथि से पहले या उस दिन केंद्र सरकार द्वारा एफ संख्या दिनांक 10/6/2022 के अनुसार निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली होगी, जिसके बाद में किए गए संशोधन के साथ पढ़ा जाए और केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्धारित योग्यताएं प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षा शिक्षक के पद पर चयन के लिए विज्ञापन के प्रासंगिक समय पर प्रचलित हों। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो एडवर्टीजमेंट आने से पहले की हों। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर नंबर दिया है, ऑर्डर नंबर दिया है, तो उसमें डिटेल में चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन पहले ही कंप्लीट हो।
किसी भी स्कूल में विशेष शिक्षा शिक्षक के रूप में चयनित होने के इच्छुक अभ्यर्थी के पास माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष शैक्षिक स्तर पर प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में विद्यालय के शिक्षण माध्यम का विशिष्ट विषय ऐच्छिक या विकल्प विषय के रूप में होना चाहिए। तो जो भी वहाँ का शिक्षण का माध्यम होगा वो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा, चाहे किसी भी रूप में हो, वो होना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा इन्होंने बताई है, न्यूनतम बताई है 20 वर्ष और अधिकतम बताई है 40 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और किसको छूट दी जाएगी साथ में? बेशर्त कि पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले विशेष शिक्षक, आईईडी समन्वयक और जो लोग मिशन के अनुमोदन से पश्चिम बंगाल सरकार के जन शिक्षा और विस्तार विभाग के तहत चल रहे सरकारी मान्यता प्राप्त विशेष स्कूलों के तहत काम कर रहे हैं, वे विज्ञापन के वर्ष की 1 जनवरी को 55 वर्ष की आयु तक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो पहले से ही लगे हुए हैं उनको 55 साल तक की आयु सीमा उनके लिए निर्धारित की है। शिक्षक के लिए रोल क्या होगा यहाँ पे? शिक्षक का परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए रोल स्ट्रेंथ का निर्धारण भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के शिक्षा मंत्रालय के, जो कि इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया है, जो कि दिनांक 10 जून 2022 द्वारा निर्देशित और परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था, वो सभी चीज़ें लागू होंगी। उसके बाद कोई भी परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में जिले या उपमंडल के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अध्यापकों की संख्या से अधिक विशेष शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करेगी। ठीक है, जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतने ही शिक्षक रखे जाएंगे। परिषद जिले या उपमंडल के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन संख्या में वृद्धि के कारण प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षा शिक्षक के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के लिए निर्देशक को प्रस्ताव दे सकेगी। स्कूल शिक्षा निर्देशक उक्त प्रस्ताव को अपने विचारों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसे अतिरिक्त पद की आवश्यक स्वीकृति के लिए भेजेगा। तो अगर किसी स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं और वहाँ पे पोस्ट कम सेंक्शन है तो वो अपने अतिरिक्त पोस्ट सेंक्शन करने के लिए जो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके बाद ही पोस्ट सेंक्शन होंगी। रिक्तियों के संबंध में सूचना वन प्राथमिक विद्यालय परिषद माध्यमवार और आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में सूचना भेजेगी। तो यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। श्रेणीवार रिक्तियों की रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निर्देशक को भेजी जाएगी, जो रिक्तियों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा निर्देशक इसे भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल प्राथमिक बोर्ड को भेजेगा। स्कूल शिक्षा निर्देशक से रिक्तियों की रिपोर्ट मिलने पर बोर्ड राज्य में अंग्रेजी, बंगाली या किसी अन्य भाषा में व्यापक रूप से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से यदि आवश्यक हो तो और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी विज्ञापन देगा। तो सबसे पहले जितनी भी पोस्ट हैं उनका जो रिपोर्ट है वो स्कूल शिक्षा निर्देशक को भेजी जाएगी और स्कूल शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति जो मंजूरी मिलने के बाद फिर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जो दोबारा से इसे जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है उसको भेजी जाएगी। ठीक है, वहाँ से फिर इसको एडवर्टाइज किया जाएगा न्यूज़पेपर में और वेबसाइट पर। रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल होगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, स्थान, समय। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तरीका, जिसमें बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में या बाद में जारी सार्वजनिक सूचना में निर्देशित समय और तरीके का ब्यौरा होगा। मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार एवं कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन की संभावित तिथि एवं समय। पश्चिम बंगाल सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण के लिए कोटा, आवेदन शुल्क के तरीके और कोई अन्य विवरण जो अपेक्षित हो। भर्ती की शर्तें और नियम, ये सभी चीज़ें उसमें दी जाएंगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा रिक्त पदों में से 10% तक पद उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित कर सकती है जो पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन के साथ विशेष शिक्षक आईईडी समन्वयक के रूप में और जो लोग मास एजुकेशन और एक्सटेंशन टाइम के तहत चल रहे सरकारी मान्यता प्राप्त विशेष स्कूलों के तहत काम कर रहे हैं। यदि पदों को निर्धारित कर लें, विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को समय समय पर अधिसूचित 100 सूत्री रोस्टर में छेड़छाड़ किए बिना
के लिए कोई अधिसूचना नहीं है या यदि निर्धारित पद गैर अनुपालन के कारण रिक्त रहते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित पदों को उल्लेखित सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार भरा जाएगा। इस नियम के अंतर्गत योग्य पात्र अभ्यर्थी होंगे। तो इनमें जो पोस्ट हैं 10% इन्होंने बोला कि रिजर्व रखी जा सकती हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनके लिए। अब आवेदन कैसे कर पाएंगे आप? आवेदन पत्र ऐसे शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जाएगा जो वापस नहीं किया जाएगा और ऐसी रीति से प्राप्त किया जाएगा जैसे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विज्ञापन में उल्लेखित किया जाएगा। बेशर्त कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को ऐसा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अभ्यर्थी पहले ही टेट उत्तीर्ण हो चुके हैं और अन्यथा पद के लिए पात्र हैं वे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उस जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद को वरीयता देनी होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में यदि उसका चयन हो जाए तो उसे पदस्थापित किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा और उसके लिए जो भी शुल्क लगेगा वो पे करना होगा। इसके लिए अगर आप पहले से टेट पास हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी साथी जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है उसको उसके डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिकता दी जाएगी और उससे चयन में मांगा जाएगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे। चयन समिति में कौन कौन होंगे? विज्ञप्ति रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने हेतु बोर्ड 11 सदस्य वाली चयन समिति का गठन करेगा। इसमें 11 सदस्य होंगे। तो उनके बारे में बताया गया कि 11 सदस्य कौन कौन होंगे, ठीक है, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की तदर्थ समिति के अध्यक्ष, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड द्वारा नामित सदस्य जिनमें सार्वजनिक परीक्षा विशेषज्ञ, शैक्षणिक विशेषज्ञ, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। चयन समिति सामान्यतः उस चयन के पूरा होने तक कार्य करेगी जिसके लिए भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, बेशर्त कि बोर्ड उक्त अवधि के दौरान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से समिति का पुनर्गठन कर सकता है। समिति का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को नोटिस दिए जाने की तिथि से 1 महीने की समाप्ति के बाद इस्तीफे दे सकते हैं। बोर्ड किसी भी सदस्य को किसी भी समय हटा सकता है, बेशर्त कि ऐसे सदस्य को उसके हटाए जाने के कारण की जानकारी दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर दिया गया हो। तो ये समिति के बारे में बात हो रही है। बोर्ड यदि आवश्यक हो प्रशंसा पत्रों की जांच, साक्षात्कार आयोजित करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जैसे अपेक्षित हो एक या एक से अधिक उपसमितियों का गठन कर सकता है। समिति और या उपसमितियों का निर्णय बोर्ड के निर्णय से आबद्ध होगा। इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड भर्ती से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का समन्वय करेगा तथा चयन परीक्षा आयोजित करने और दस्तावेज का सत्यापन करने, चयन संबंधी कार्यों में सहायता के लिए किसी विशेष एजेंसी की नियुक्ति करने, एडमिट कार्ड जारी करने, कट ऑफ अंक तय करने, पैनल तैयार करने, प्रतीक्षा सूची आदि के लिए बोर्ड के सदस्यों बोर्ड के तदर्थ समिति के बहुमत के लिखित प्रस्ताव के अनुसार कार्य करेगा, जिस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसे 10 वर्षों के लिए अदालती मामलों के निपटारों तक बनाए रखा जाना चाहिए यदि कोई हो जो भी बाद में हो। तो ये समिति के बारे में बात हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा शिक्षक के लिए टीईटी का आयोजन एवं अभ्यर्थियों का चयन। तो यहाँ पे बताया कि जो प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए टीईटी का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की चयन समिति रिक्तियों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की उचित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगी। बोर्ड की चयन समिति आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थियों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। बोर्ड की चयन समिति एनसीटी मानदंडों का पालन करते हुए विशेष शिक्षा शिक्षक के लिए टीईटी आयोजित करेगी। टीईटी के प्रयोजन के लिए बोर्ड की चयन समिति विश्वविद्यालय या कॉलेज के शिक्षकों, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में से पेपर सेटर और मॉडरेटर की नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन लेंगे और उसके बाद उनका डाटाबेस तैयार करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीटी तो ये टीईटी आयोजित करवाएंगे और पेपर सेट करने में ये विश्वविद्यालय या कॉलेज के शिक्षक, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से
यह पेपर सेट करवाएंगे। बोर्ड की चयन समिति कार्बन रहित डुप्लीकेट के साथ OMR आधारित TET आयोजित करेगी। OMR बेस्ड TET होगा। बोर्ड की चयन समिति TET के बाद अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगी और उम्मीदवारों से सुझाव या आपत्ति आमंत्रित करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। बोर्ड की चयन समिति एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जिसमें कॉलेज विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से कम नहीं बल्कि कम से कम 3 सदस्य होंगे। विशेषज्ञ समिति आवेदकों से प्राप्त सुझावों आपत्तियों पर विचार करेगी। उक्त समिति का निर्णय बोर्ड की चयन समिति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उम्मीदवारों सहित सभी पर बाध्यकारी होगा। बोर्ड की चयन समिति विशेषज्ञ समिति के अनुसार के निर्णय के आधार पर मॉडल उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देगी और वह इस अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर OMR का मूल्यांकन करेगी। बोर्ड की चयन समिति TET का परिणाम प्रकाशित करेगी और NCT मानदंडों का पालन करते हुए TET योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करेगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन किस किस बेस पे होगा। TET की वेटेज लगेगी 80%, कक्षा शिक्षण मतलब आपका डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा उसके 10% होंगे और इंटरव्यू के 10%, ऐसे टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। चयन समिति चयन के प्रयोजन के लिए उन अभ्यर्थियों से विकल्प लेगी जिनके पास पहले से वैध TET प्रमाण पत्र है कि क्या ऐसे अभ्यर्थी पूर्व के TET प्रमाण पत्रों के आधार पर या अन्यथा चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो चयन समिति है वो प्रयोजन के लिए उन अभ्यर्थियों से भी विकल्प लेगी जिनके पास पहले से ही TET है। ठीक है, चयन समिति उन सभी योग्य उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जिन्होंने विधिवत आवेदन पत्र जमा किए हैं। चयन समिति दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले सभी योग्य उम्मीदवारों की सभी साख और पात्रता का भौतिक सत्यापन करेगी। जिन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच की गई है और उन्हें प्राधिकारी द्वारा गलत पाया गया है और जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य पाए गए हैं उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्यापन के दौरान किसी उम्मीदवारों की अनुपस्थिति उसे चयन प्रक्रिया में आगे की भागीदारी से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर देगी। तो यहाँ पे बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए चयन समिति सभी प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के पूरा होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करेगी। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन और साक्षात्कार के पूरा होने के बाद चयनित राज्यव्यापी मेरिट सूची में शामिल न होने वाले पात्र उम्मीदवारों की एक राज्यव्यापी मेरिट सूची और एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी जो योग्यता के क्रम में रिक्तियों की संख्या तक अधिकतम होगी। ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को केवल इसलिए किसी सिफारिश का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में है। तो यहाँ पे बात की गई है मेरिट लिस्ट की और वेटिंग लिस्ट की, वो दोनों जारी की जाएंगी। चयन समिति राज्यव्यापी मेरिट सूची से जिलावार पैनल भी तैयार करेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रेफरेंस मांगेंगे पहले और उसी के बेसिस पे फिर आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। चयन समिति द्वारा तैयार किए जाने के बाद राज्यव्यापी मेरिट सूची और जिलावार पैनल को बोर्ड की तदर्थ समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद चयन समिति राज्यव्यापी मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची और जिलावार पैनल को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अध्यक्ष के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके प्रकाशित करेगी। चयन समिति रिक्तियों की संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों के योग्यता आधारित पैनल के प्रकाशन के समय अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार को सूचित करने की व्यवस्था करेगी। चयन के प्रत्येक खंड में उसका अपना स्कोर, जिन श्रेणियों के लिए उसने आवेदन किया है उसके लिए कट ऑफ अंक, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंतिम अंक या संबंधित श्रेणी के मेरिट आधारित पैनल में अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंतिम अंक, चयन समिति के अध्यक्ष के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मेरिट आधारित पैनल की हार्ड कॉपी जिसमें पैनल में शामिल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर तथा चयन के प्रत्येक खंड में प्रत्येक अंक शामिल हो। बोर्ड के कार्यालय में 10 वर्ष तक या उक्त चयन के विरुद्ध दायर न्यायालय मामले के निपटारे तक जो भी बाद में हो सुरक्षित रखी जानी चाहिए, बेशर्त कि इसकी डिजिटल प्रतियां भी सुरक्षित रखी जाए।
प्रतीक्षा सूची और जिलेवार पैनल सहित राज्यव्यापी मेरिट सूची की एक प्रति राज्य स्कूल और स्कूल शिक्षा निर्देशालय को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाए। टीईटी चयन परीक्षा की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर जैसे भी मामला हो, बोर्ड के कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष तक, इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ हो वो 10 वर्ष तक उनका रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि कल को कोई केस हो या कुछ भी हो तो उसमें उन चीज़ों को फिर एज ए एविडेंस दिखाया जा सके। ठीक है। और आगे इन्होंने बोला कि जो नियुक्ति पत्र जारी करते समय यदि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पुलिस सत्यापन और चिकित्सा योग्यता से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का भी बोला है और साथ में मेडिकल का भी बोला है। कोई अभ्यर्थी जिसका नाम नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है किंतु किसी कारणवश उस रिक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका जिसके लिए उसकी सिफारिश की गई थी, तो संबंधित जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद इस संबंध में बोर्ड और चयन समिति को सूचना भेजेगी, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर पिछली सिफारिश को रद्द करने के बाद किसी अन्य उपयुक्त रिक्ति के लिए उसके नाम की सिफारिश नए सिरे से की जाएगी। कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान अपने पद का आवंटन स्वीकार करने से इनकार कर देता है या चयन समिति को किसी विद्यालय या जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद से यह सूचना प्राप्त होती है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी ने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया या निर्धारित अवधि के भीतर पदभार ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति स्वीकार करने से इनकार कर देता है या आगे की जांच में यदि यह प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी ने तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। और इसके अलावा साक्षात्कार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे जो वरिष्ठ माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक होंगे, जिनमें सहायक प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। तो ये सभी क्या है कि अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस केस में आप पे कार्रवाई होगी। अनुशंसा को रद्द करना या वापस लेना, यदि अनुशंसा से पहले या बाद में या चयन प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में कोई जानकारी छिपाई या दबाई या गलत जानकारी दी या झूठी घोषणा की या किसी बाद के चरण में बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को गलत अनुशंसा देने में कोई गलती या दोष हुआ जो अधिनियम के प्रावधानों या निर्धारित अन्य शर्तों के विपरीत है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा और उसकी अनुशंसा किसी भी स्तर पर रद्द की जाएगी और या वापस ले ली जाएगी और साथ ही उसकी नियुक्ति यदि कोई हो समाप्त रद्द हो जाएगी और ऐसे मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा बोर्ड संबंधित जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद को उपयुक्त निर्देश जारी करके पैनल और प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर प्रतीक्षा सूची से ऐसे पदों को भरने के लिए कदम उठाया जा सकता है। रिक्तियों को आगे बढ़ाना, जो रिक्तियां अभ्यर्थियों की अनुपयुक्तता या किसी अन्य कारण से, जैसा कि बोर्ड आदेश द्वारा उल्लेखित करे, नहीं भरी जाती है, उन्हें अगली भर्ती स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। व्याख्या, यदि बोर्ड के किसी निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो राज्य सरकार को संदर्भ किया जा सकेगा और राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इन निर्णयों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तो देख सकते हो ये नियमावली बनाई है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से आई है। अगर इसमें हम मेन चीज़ों पे बात करें तो सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर के जो रिक्रूटमेंट रूल बोल सकते हैं वो हैं ये, और इसमें बात की गई है प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है, प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में बात की गई है और यहाँ पे एज क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, और जो पहले से वर्किंग है उनको 55 साल तक की इन्होंने छूट दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेट की तो इन्होंने सी टेट का कहीं पे भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ, और यहाँ पे जैसे कि इस नियमावली को देखने से लग रहा कि अभी ये टेट लेने वाले हैं अलग से, तो जो कि स्पेशल का टेट होगा और उसके आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। टेट के अलावा कोई पेपर नहीं होने वाला है, जैसे कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे टेट के बाद भी अलग से पेपर होता है। जैसे कि आप बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं, बिहार में टेट हो चुका है परंतु अब दूसरे पेपर का जो चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वालों ने बोला कि ये टेट करवाएंगे, टेट के बाद जो क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे और इंटरव्यू होगा। टेट का जो 80% लगेगा
डेमोन्स्ट्रेशन का 10 और जो इंटरव्यू है वो 10% है। ठीक है, ऐसे 100% ये रिजल्ट घोषित करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही एलिजिबल हैं। और वही आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है तो इसके लिए ये डिप्लोमा मांगेंगे। और देखते हैं कि अगर अपर प्राइमरी की भी आती है, प्राइमरी में देखते हैं ये कौन कौन से को कंसीडर करते हैं। अगर अपर प्राइमरी की भी आती हैं तो बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। अब देखते हैं कि फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि शिक्षा विभाग तो उनको कि जो रिक्तियां हैं उनकी अधिसूचना भेजे राज्य सरकार को और फिर राज्य सरकार फाइनली भेजेगा शिक्षा विभाग को और फिर एडवर्टीजमेंट जारी होगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी आपका डाउट बचा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, क्योंकि डेली देख रहे हो कि एक के बाद एक कहीं ना कहीं से अच्छी खबर आ रही है स्पेशल एजुकेटर को लेके, और किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई नई हलचल ज़रूर देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।